हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों कल हमने देखा था पोलराइजेशन कंसेप्ट, है ना। क्लास 12 का वे ऑप्टिक्स चैप्टर चल रहा था हमारा। कल जो कंसेप्ट देखा था या पिछले वीडियो में जो कंसेप्ट देखा था वो था पोलराइजेशन ऑफ लाइट, है ना। उसको पूरा डिटेल में पढ़ा था हमने स्टार्टिंग से कि लाइट क्या होती है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों बोलते हैं उसको, ट्रांसवर्स वेव भी क्यों बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव क्यों होती है वो, ठीक है। उसके बाद में पोलराइजेशन का मतलब क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड या फिर पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है। उसके बाद में पोलराइज़र क्या होता है ना। तो पोलराइज़र से हम लाइट की इंटेंसिटी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ एक पोलराइज़र यूज़ करोगे तो क्या होगा, दो पोलराइज़र यूज़ करने के बाद क्या होता है, इंटेंसिटी जो बाहर आती है, अगर कोई अनपोलराइज्ड लाइट है वो किसी पोलराइज़र से बाहर निकलती है तो उसकी इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैलस लॉ था। वो मैलस लॉ भी हमने पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो पूरा देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो फिर ये समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो इसमें भी हम यूज़ करेंगे कि अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होगी और यहाँ पे लिखा है रिफ्लेक्शन, है ना। तो रिफ्लेक्टेड लाइट कैसी होगी, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। तो कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। और ब्यूस्टर्स लॉ है, एकदम सिंपल टॉपिक है, छोटा सा है और सिंपल है। आपके बुक में जानबूझ के बड़ा करके दिया है ऐसा लगता है, ठीक है। हम सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले चलो क्या कल देखा था हमने, एक कंसेप्ट अनपोलराइज्ड लाइट है। कौन सी लाइट है आपके पास, अनपोलराइज्ड लाइट। उसका क्या करेंगे हम, पोलराइजेशन। लेकिन लास्ट वीडियो में हमने पोलराइज़र यूज़ किया था। मान लो अभी आपके पास पोलराइज़र है ही नहीं, ठीक है, लेकिन आपको किसी लाइट को पोलराइज करना है। किसी लाइट को क्या करना है, पोलराइज इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको। ये लाइट है, इस डायरेक्शन में जा रही है। ये क्या निकाल रहा हूँ मैं, ये है इलेक्ट्रिक वेक्टर्स। देखो लाइट की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन वो है, और ये इलेक्ट्रिक वेक्टर्स ऐसे ऐसे भी होते हैं, ऐसे ऐसे भी। ये है वर्टिकल और ये है हॉरिजॉन्टल। और बहुत सारे वाइब्रेशंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए, अनपोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो वाइब्रेशंस दिखाते हैं खाली। एक कौन सा, वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये डॉट यूज़ करते हैं। तो ये होता है अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इसको अगर पोलराइज करना है तो आपको क्या लगता है, आपको पोलराइज़र लगता है। लेकिन आपके पास यहाँ पे पोलराइज़र है नहीं, तो कोई और दूसरा रास्ता है क्या। तो दूसरा रास्ता बताने वाले साइंटिस्ट थे ये ब्रूस्टर्स। उन्होंने बोला कि हाँ, बिगर पोलराइज़र के भी हम लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। कोई अनपोलराइज लाइट है उसको हम क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब क्या, वर्टिकल। देखो इसमें दो वाइब्रेशंस दिख रहे हैं खाली, ये प्रेजेंटेशन है। सिर्फ दो ही वाइब्रेशंस प्रेजेंट होते हैं क्या, नहीं, बहुत सारे होते हैं। वर्टिकल भी, हॉरिजॉन्टल भी, ऐसे स्लैंड भी होते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा इसके बाद में, ब्रूस्टर्स लॉ फॉलो करने के बाद, ऐसी वाली लाइट। इसमें क्या होगा, ये वर्टिकल वाइब्रेशंस ब्लॉक हो गए और हॉरिजॉन्टल क्या कर दिया, पास कर दिया, ठीक है। वो कैसे होता है, रिफ्लेक्शन के द्वारा, वो बताने का काम किसने किया, ब्रूस्टर्स, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किया। और उसके लिए कुछ कंडीशन है। लॉ मतलब क्या, कुछ तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कुछ तो होगा, है ना। तो वो कंडीशन क्या होगी, अगर हमको ये अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करना है, क्या करना है, पोलराइज करना है थ्रू या बाय रिफ्लेक्शन, तो उसके लिए कुछ तो लॉ फॉलो करना पड़ेगा, कुछ तो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो कंडीशन हम भी अभी देखेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। एकदम सिंपल क्या है, मान लो ये एक आपका सरफेस है। ये सरफेस क्या कर रहा है, ये बाउंड्री है, ठीक है। ये बाउंड्री क्या कर रही है, एक सेकंड, ठीक है। ये क्या है, बाउंड्री, अच्छे से निकालता हूँ मैं, है ना। मान लो एक बाउंड्री है एक्स वाई, और हम क्या कर रहे हैं ना, एक ऑर्डिनरी लाइट मतलब एक अनपोलराइज लाइट इस पर इंसिडेंट होगी। ये अनपोलराइज लाइट इस पर इंसिडेंट होगी। यहाँ पे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला कंसेप्ट जैसे भी आता है तो एक चीज़ आ जाती है बीच में, और वो चीज़ क्या होती है, वो होती है नॉर्मल। तो ये हमने ड्रॉ कर दी नॉर्मल। ये वाला जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। अभी देखो ये क्या है, इट इज़ अ बाउंड्री, इट इज़ ए बाउंड्रिंग सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडिया या मीडियम्स, ठीक है, मीडियम्स नहीं बोल सकते, मीडियम का प्लूरल फॉर्म मीडिया।
ऊपर वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लो, नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n2। मान लो ये ज़्यादातर क्या होगा, एयर, और ये होगा ग्लास, वाटर, कुछ भी ट्रांसपेरेंट। सो व्हेन देयर इज ए लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट, अभी अनपोलराइज्ड लाइट कैसे, उसमें वर्टिकल वाइब्रेशंस भी दिखाओ, ठीक है, वर्टिकल वाइब्रेशंस भी दिखाओ, और ये डॉट डॉट मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस भी दिखाओ। ये होगी आपकी ऑर्डिनरी लाइट या अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इंसिडेंट कौन सी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट। जब कोई ऑर्डिनरी लाइट या अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होती है ऑन अ सरफेस और ऑन अ बाउंड्री ऑफ द सरफेस सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडियाज हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड n2, ये जो सरफेस है वो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को सेपरेट कर रहा है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, दूसरे का है n2, ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ पे दो चीज़ें होगी, कुछ लाइट क्या हो जाएंगी, रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, और कुछ लाइट क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, इट इज ऑब्जर्व दैट, क्या दिखा कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ज़्यादातर बात करेंगे हम रिफ्लेक्टेड के बारे में क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, रिफ्लेक्शन, और ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड। तो ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि ये जो लाइट है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, रिफ्रैक्टेड लाइट है, वो दोनों क्या हो गए, वो दोनों लाइट्स क्या होंगी, पार्शियली पोलराइज्ड। रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट आर पार्शियली पोलराइज्ड, ये ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। फिर से बताता हूँ, क्या, जब कोई ऑर्डिनरी या अनपोलराइज्ड लाइट क्या होगी, इंसिडेंट होगी ऑन अ सरफेस विच इज और ऑन अ बाउंड्री विच इज सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, देन इट इज ऑब्जर्व्ड, ऐसा देखा गया, देन इट इज ऑब्जर्व्ड द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड द रिफ्रैक्टेड लाइट आर पार्शियली पोलराइज्ड। अभी पार्शियली पोलराइज्ड मतलब क्या और फुल पोलराइजेशन मतलब क्या। फुल पोलराइजेशन मतलब क्या, या तो लाइट आपकी ऐसी दिखे, ठीक है, या तो सिर्फ ऐसी दिखे, लेकिन देखो दोनों तरफ कुछ कुछ वर्टिकल वेक्टर भी आ गए और कुछ कुछ हॉरिजॉन्टल वेक्टर भी आ गए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, रिफ्लेक्टेड में, इधर नीचे जाने दो, कौन से ज़्यादा प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल ज़्यादा प्रेजेंट है। कौन से ज़्यादा प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल क्या है, वर्टिकल सिर्फ दो ही दिख रहे वेक्टर यहाँ पे, ठीक है। तो ये डायग्राम को ध्यान से देखना। तो ये जब रिफ्लेक्शन होता है, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्टेड जो लाइट होगी उसमें आपको क्या दिखेगा, पार्शियल पोलराइजेशन। पार्शियल पोलराइजेशन अगर ध्यान से देखोगे तो ये लाइट आपकी 80 to 85% क्या हो गई है, पोलराइज्ड, क्योंकि हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड। कैसी पोलराइज्ड, हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड। अभी हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड मतलब क्या, बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, कौन से वेक्टर्स दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर्स, सिर्फ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक वेक्टर्स दिख रहे हैं। ये वर्टिकल इलेक्ट्रिक वेक्टर्स बहुत ही कम है, इसलिए हम बोलेंगे कि रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लेकिन हमको पार्शियल पोलराइजेशन नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको फुल पोलराइजेशन चाहिए। हमको क्या चाहिए, पूरा पोलराइजेशन। तो ये था ऑब्जर्वेशन। तो अभी ब्रूस्टर सर आएंगे, ठीक है, वो बोलेंगे कि कंडीशन क्या होगी, क्या कंडीशन क्या होगी, हमें चाहिए क्या, हमें ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमको फुल पोलराइज्ड चाहिए, पार्शियल पोलराइज्ड नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ब्रूस्टर सर जो थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो है वो बार बार किया, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो बार बार दोहराते गए और एक उनको रिजल्ट मिला। कब रिजल्ट मिला वो भी देखेंगे। एक टाइम ऐसा आया कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट मिली वो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हो गई, वो रिफ्लेक्टेड लाइट फुल्ली पोलराइज्ड। कैसी मिली, फुल्ली पोलराइज्ड। लेकिन वो रिफ्लेक्टेड लाइट फुल्ली पोलराइज्ड मिलने के लिए
उन्होंने क्या क्या कंडीशन बताई, उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करी, वो अभी हमको देखना है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें भी लॉ ही है। पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, शॉर्ट नोट ऑन ब्रूस्टर्स लॉ। ठीक है, और थोड़ा मैथमेटिक्स भी है इसमें, वो भी देख लेंगे अपन। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है ब्रूस्टर्स में। तो अभी तक हमने क्या देखा कि अगर कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेंगी, वो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो हमको मिलेंगे पार्शियली पोलराइज्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, अभी आगे क्या है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द डिग्री, बताता हूँ क्या है, द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट depends on the angle of incidence। सिंपल। डिग्री ऑफ पोलराइजेशन का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन मतलब किसका, ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। मतलब जो ऑर्डिनरी लाइट इंसिडेंट हुई है और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कैसी मिल रही है आपको, पार्शियली पोलराइज्ड। तो वो पार्शियली मतलब कितनी पोलराइज्ड है, फुल्ली मतलब समझ गए हम कि 100% फुल्ली, 100% पोलराइज्ड है। ठीक है, कोई भी खाली एक ही वाइब्रेशन प्रेजेंट है, एक ही डायरेक्शन वाला। लेकिन डिग्री ऑफ पोलराइजेशन मतलब क्या, पोलराइजेशन का लेवल, पोलराइजेशन का स्तर, कि जो अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हुई थी वो कितनी पोलराइज हुई है, वो कितनी पोलराइज हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने पहले डायग्राम निकाली थी, 2 वर्टिकल वेक्टर प्रेजेंट थे, बाकी सब हॉरिजॉन्टल थे, तो उसके हिसाब से हम बोल सकते थे कि 80 to 85% पोलराइज है। लेकिन 100% पोलराइजेशन है क्या, फुल पोलराइजेशन है क्या, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना। क्या हुआ था, ये ऑर्डिनरी लाइट थी और ये क्या थी हमारी पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। तो जैसे जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किस पे बीच में होता है वो आपको पता है। ठीक है, ये समझ के चल रहा हूँ मैं, ये नॉर्मल और ये रे ऑफ, ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ब्रूस्टर्स क्या करते गए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते गए, कभी एंगल ऑफ इंसिडेंट कम करते गए, कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए। तो एक टाइम उनको ऑब्जर्व हुआ कि, अभी ब्रूस्टर्स लॉ स्टार्ट होगा, एक टाइम एक एंगल पे उनको ऑब्जर्व हुआ कि जो ये लाइट है रिफ्लेक्टेड लाइट, ये क्या मिली उनको, फुल्ली पोलराइज्ड। लेकिन ये फुल्ली पोलराइज मिलने के लिए उनको एक कंडीशन मिली, ठीक है, कि किसी एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ही हमको क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ही हमको क्या करना पड़ेगा, इस ऑर्डिनरी लाइट को इंसिडेंट करना पड़ेगा। वो पर्टिकुलर एंगल को बोलेंगे थीटा बी या फिर थीटा पी। थीटा बी मतलब उसको बोलेंगे ब्रूस्टर्स एंगल, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है, और इसको बोलेंगे पोलराइजिंग एंगल, पोलराइजिंग एंगल। सबसे पहली चीज़ क्या बोली ब्रूस्टर्स सर ने, कि ऐसा देखने को मिला है क्या, कि द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट मिल रही है वो कितनी पोलराइजेशन है, उसका पोलराइजेशन का लेवल, पोलराइजेशन का स्तर, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो वो चेंज करते गए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, कभी बढ़ाते गए कभी कम करते गए। तो एक उनको एक पर्टिकुलर एंगल मिला, वो पर्टिकुलर एंगल पे क्या हुआ, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट उनको फुल्ली पोलराइज्ड मिली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फुल्ली पोलराइज्ड मतलब क्या, देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन वाला वेक्टर प्रेजेंट है, कौन सा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले वेक्टर प्रेजेंट है, एक भी आपको वर्टिकल वाला वेक्टर नहीं दिख रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन वाला वेक्टर प्रेजेंट है, बाकी के सारे डायरेक्शंस क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। तो ये लाइट आपको कैसे मिली, ये लाइट आपको मिली फुल्ली पोलराइज्ड। तो ये जो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, हर एंगल ऑफ, कोई भी एंगल पे इंसिडेंट करो तो नहीं चलेगा, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट पे ही इसको क्या करना पड़ेगा, इस लाइट को इंसिडेंट करना पड़ेगा, ताकि ये जो आपको रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, फुल्ली पोलराइज। तो पहली कंडीशन क्या है, अगर आपको रिफ्लेक्शन के द्वारा पोलराइजेशन लाना है तो ये जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट है उसको किस एंगल से इंसिडेंट करना पड़ेगा, उसको या तो ब्रूस्टर्स एंगल से इंसिडेंट करना पड़ेगा, और दूसरा कुछ बोलो कि
पोलराइजिंग एंगल से इंसिडेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और उस टाइम पे दूसरी चीज़ होगी, क्या कि रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे तब क्या होंगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर। यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे नहीं निकाला मैंने, अभी निकाल देता हूँ। यह है रिफ्रैक्टेड रे की तरफ ध्यान देने की जरूरत है नहीं। रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा हमारा, रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज्ड ही होगा। हमारा क्या देखना है हमको, रिफ्लेक्शन द्वारा। ये जो रिफ्लेक्शन के थ्रू लाइट मिली है वो क्या मिली हमको, फुल्ली पोलराइज्ड। तब क्या हुआ, हमें दूसरा क्या देखने को मिला, क्या ऑब्जर्व हुआ कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को क्या आएंगे, तब परपेंडिकुलर आएंगे, ठीक है। तो ये किसने ढूंढा, ये वाला कंसेप्ट ढूंढा ब्रूस्टर्स ने, ठीक है। तो ब्रूस्टर्स ने क्या बोला, इट इज ऑब्जर्व दैट द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इन medium 1 we get reflected light fully polarized. वो पर्टिकुलर एंगल मतलब दैट एंगल इज कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल और उसको दूसरा नाम है ब्रूस्टर्स एंगल। क्या नाम है उसको, ब्रूस्टर्स एंगल, ठीक है। ऑल्सो एट दिस टाइम सेम टाइम क्या होगा, जब लाइट हमको फुल्ली पोलराइज्ड मिलेंगी, रिफ्लेक्टेड लाइट हमको जब क्या मिलेंगी, फुल्ली पोलराइज्ड। सो एट दिस टाइम रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो चीज़ें ऑब्जर्व होंगी, जब हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट फुल्ली पोलराइज्ड मिलेंगी उस टाइम पे हमारा जो ये रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है दोनों एक दूसरे को क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल थीटा पी या फिर थीटा बी, ये एंगल कितना 90, ठीक है। समझ में आ रहा है, इस तरह से आप ब्रूस्टर्स लॉ को लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन इतना लिख के छोड़ना नहीं है, अभी इसमें मैथमेटिकल टर्म भी लगेगा। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी देखते हैं मैथमेटिक्स से कैसे सॉल्व करते हैं कि ये ब्रूस्टर्स एंगल कैसे ढूंढा जाता है। मान लो ये N1 मीडियम है, ये N2 है। आपको तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा। मान लो पहला एयर है, दूसरा ग्लास है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1.5। मान लो पहला एयर है, दूसरा वाटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1.33। ये कुछ चीज़ें पता है आपको, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा, रिलेटिव बोलो या एब्सोल्यूट बोलो, ठीक है। तो उस टाइम पे अपने को सोचना पड़ेगा कि हमारी ऑर्डिनरी लाइट हमें किस एंगल से इंसिडेंट करनी चाहिए ताकि जो रिफ्लेक्टेड लाइट आए वो हमको कैसे मिले, फुल्ली पोलराइज्ड। हमको एक चीज़ पता होगी, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा, ठीक है, मीडियम के बीच का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होने के बाद हमें थोड़ा सोचना है और देखना है कि किस एंगल से हमें इसको इंसिडेंट करना चाहिए, ऑर्डिनरी लाइट को किस एंगल से इंसिडेंट करना चाहिए ताकि रिफ्लेक्टेड लाइट हमें फुल्ली पोलराइज्ड मिले। वो एंगल ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है, एकदम। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, N2/N1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट और आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होगा, रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये थीटा भी है तो ये भी क्या होगा सर, ये भी थीटा भी। कौन सा वाला कंसेप्ट, रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट। रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे मैं लिखूँ आर बी मतलब ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दूसरे मीडियम में, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से देखो, ये N1/N1 लिखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, साइन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थीटा बी, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, साइन, यहाँ पे लिखूँ आर बी, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ठीक है। देयरफॉर N1 साइन ऐसे ही रखता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर अभी देखना, ये 90 है, ये पूरा देखो क्या है, थीटा बी, ये पूरा क्या हो गया
90 प्लस ये आर बी इज इक्वल टू कितना आ गया 180, सीधा है। थीटा बी ये 90, ये आर बी 180, तो थीटा बी प्लस आर बी, ये 90 उधर जाके 180 में से माइनस, तो 90, ठीक है। तो आर बी इज इक्वल टू क्या 90 माइनस थीटा बी, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1, उसको ऊपर वाले को बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए डालो वैल्यू, देयरफॉर n2/n1 इज इक्वल टू साइन थीटा बी, आर बी की जगह पे मैं लिखूँ 90 माइनस थीटा बी, साइन 90 माइनस थीटा बी। तो n2/n1 क्या हो गया, दिख रहा है ना कोने का, ओके। चलो उसको रफ करके इधर लेके आता हूँ मैं, ठीक है। देखो ये इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, n2/n1 इज इक्वल टू साइन थीटा बी अपॉन, ये साइन आर बी है, तो साइन आर बी की जगह पे क्या 90 माइनस थीटा बी, 90 माइनस थीटा बी। देयरफॉर n2/n1 इज इक्वल टू, अच्छे से देखो, साइन थीटा बी और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा बी। ऐसा क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। देयरफॉर n2/n1 इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस क्या टैन थीटा बी, ये वाला कंसेप्ट है। तो ब्रूस्टर्स एंगल कैसे निकालोगे, थीटा बी इज इक्वल टू टैन इनवर्स, इधर टैन इधर जाके टैन इनवर्स n2/n1, ठीक है। ये हो गया रिलेटिव, दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो पहला मीडियम क्या है, इफ एयर इज द फर्स्ट मीडियम, देन क्या होगा, थीटा बी इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ एन, एन या म्यू, कभी कभी म्यू यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, अगर एयर रहा तो 1। तो ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऐसा n2/n1 लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि n1 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो n2 लिखो या सिर्फ n लिखो, एक ही है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है। थीटा भी इस तरह से निकालोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टैन इनवर्स निकालो, वो आपको क्या दे देगा, वो आपको बता देगा कि पर्टिकुलर जो मीडियम है, और सबके लिए थीटा भी कांस्टेंट रहेगा क्या, नहीं, जैसे जैसे आप ये मीडियम चेंज करते जाओगे वैसे वैसे थीटा बी की वैल्यू चेंज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, थीटा बी चेंज। यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है, अलग एंगल, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ग्लास है, अलग एंगल, यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे वाटर है, और अलग एंगल, ठीक है। तो उस तरह से थीटा बी की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। और एक चीज़ है कि ये सिर्फ नॉन मेटेलिक सरफेसेस के लिए ही काम करता है, ये चीज़ ध्यान में रखो। कहीं पे भी नहीं, सर लाइट आ रही है अनपोलराइज, मेटल का पॉलिश सरफेस लिया, वहाँ से रिफ्लेक्ट करके हमको पोलराइज लाइट मिल जाएंगी, नहीं, ठीक है। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ये वाला कंसेप्ट सिर्फ किसके लिए काम में आता है, नॉन मेटेलिक सरफेसेस के लिए, ठीक है। मेटेलिक सरफेसेस के लिए काम नहीं करते हैं। मेटेलिक सरफेसेस से जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो पार्शियली पोलराइज्ड ही मिलेंगी। अभी तक उसमें मिला नहीं है कि कौन सा पर्टिकुलर एंगल होगा कि जिस पे फुल्ली पोलराइज लाइट हमको मिलेंगे, नहीं। ये वाला जो कंसेप्ट है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, वो सिर्फ और सिर्फ कौन से मटेरियल के लिए है, नॉन मेटेलिक सरफेसेस के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि पहली चीज़, जब ऑर्डिनरी लाइट किसी बाउंड्री पे इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्टेड लाइट हमको क्या मिलेंगी, पार्शियली पोलराइज्ड। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते जाएंगे, जो हमको रिफ्लेक्टेड लाइट मिली है उसका डिग्री ऑफ पोलराइजेशन चेंज होते जाएगा। एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा मिलेगा कि जिस पे हमको ये रिफ्लेक्टेड लाइट क्या मिलेंगी, हमको ये रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेंगी फुल्ली पोलराइज्ड। उस एंगल को क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर्स एंगल या फिर पोलराइजिंग एंगल। पोलराइजिंग एंगल को कैसे ढूंढते हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। स्नेल्स लॉ यूज़ किया। और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, जब रिफ्लेक्टेड लाइट हमको फुल्ली पोलराइज मिलेंगी तो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये दोनों ऑब्जर्वेशन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसके बाद में 90 माइनस थीटा वाला कंसेप्ट लगाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस। और यहाँ से ढूंढते आना चाहिए आपको आर बी की वैल्यू, सिंपल है। ये थीटा बी 90 आर बी की वैल्यू कितनी मिली, 90 माइनस थीटा बी, वो खाली इसमें डालना है। साइन अपॉन कॉस कितना होता है, टैन, बहुत सिंपल है। तो ब्रूस्टर्स लॉ अगर शॉर्ट नोट पे आया तो उस पर आउट ऑफ मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर ध्यान से लिखा। तो अगर आपने इसके स्क्रीनशॉट निकालोगे, उतना ही लिख दिया, ठीक है, तो भी आपको आउट ऑफ टोटल मार्क्स मिलेंगे, आधा मार्क भी आपका कट नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा।
अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।